हेलो नमस्कार स्टूडेंट। फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, है ना, इनको देखेंगे हम अच्छे से, क्योंकि ये एमपी टेट, सी टेट, रीट एग्ज़ाम और फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड राजस्थान एंड ऑल टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इनको अच्छे से समझना है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में काफ़ी हद तक स्थायी परिवर्तन और प्रभावपूर्ण परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अतः अधिगम निम्न 3 तत्वों पर निर्भर है। नंबर 1, अधिगमकर्ता या विद्यार्थी जिसके व्यवहार में परिवर्तन लाए जाते हैं। नंबर 2, अधिगम अनुभव जिन्हें अधिगमकर्ता के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए काम में लाया जाता है। नंबर 3 है मानव एवं भौतिक संसाधन जिनकी सहायता से अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाते हैं। यानी कि अधिगम 3 तत्वों पर निर्भर है। तो कौन कौन से 3 तत्व है? नंबर 1, अधिगमकर्ता या विद्यार्थी। नंबर 1 मतलब क्या है? अधिगमकर्ता यानी सीखने वाला यानी विद्यार्थी। नंबर 2 है अधिगम अनुभव। नंबर 3 है मानव एवं भौतिक संसाधन। ठीक है, आगे देखते हैं। अतः अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न है। नंबर 1, विद्यार्थी या अधिगमकर्ता से संबंधित कारक। नंबर 1 क्या है? विद्यार्थी या अधिगमकर्ता से संबंधित कारक। तो अधिगमकर्ता से संबंधित कारक निम्न है। नंबर 1, अधिगमकर्ता की इच्छा। नंबर 1 क्या है? अधिगमकर्ता की इच्छा। विद्यार्थी में किसी बात को सीखने की इच्छा होती हो तो वहाँ प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसे सीख लेते हैं। अगर कोई सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो अधिगम कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। नंबर 2 है विद्यार्थी की मूलभूत क्षमता व योग्यताएं। विद्यार्थी की मूलभूत क्षमता व योग्यताओं की प्रकृति और स्तर अधिगम को प्रभावित करते हैं। यदि विद्यार्थी विशेष या क्षेत्र विशेष से संबंधित अधिगम के लिए पूर्व ज्ञान का कौशल संबंधी स्तर अच्छा है, उसकी बुद्धि का स्तर अच्छा है और उस विशेष प्रकार के अधिगम के लिए उसमें समझ, पूर्व ज्ञान और पूर्व अर्जित कुशलता विद्यमान है, तो वहाँ उस विषय विशेष को जल्दी अच्छे प्रकार से समझ सकेगा। तीसरा है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। तीसरा क्या है? शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बालक ज्ञान व क्रिया को ग्रहण करने में कुशल होते हैं, है ना। यानी शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ अगर बालक हैं तो वह ज्ञान व क्रिया को ग्रहण करने में कुशल होते हैं। जो बालक बीमार रहते हैं वह पढ़ने लिखने में रुचि नहीं लेते हैं, है ना। उनसे अच्छे अधिगम अनुभव परिणामों की आशा नहीं की जा सकती। चौथा है महत्वाकांक्षा और उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर। अगर किसी विद्यार्थी में किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने अथवा कुछ बन सकने या उपलब्धि हासिल करने की कोई महत्वाकांक्षा या अभिप्रेरणा ही नहीं है तो वहाँ फिर क्यों किसी बात को सीखने की कोशिश करेगा। जो जितना जिस रूप में पाने की इच्छा करता है वह उसी रूप में उसके लिए प्रयत्न भी करना चाहेगा। अतः छात्र में कुछ सीखने व प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा व अभिप्रेरणा का उच्च स्तर होने पर वह तीव्र गति से अधिगम करता है, मतलब सीखता है। नंबर 5 है जीवन उद्देश्य। अधिगमकर्ता का जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है तथा वह अपने जीवन में किन लक्ष्यों की प्राप्ति को
लक्ष्यों की प्राप्ति को किस रूप में स्थान देता है, इस बात पर भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसकी रुचि और प्रगति निर्भर करती है। जीवन के प्रति यही दृष्टिकोण उसे किसी विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा क्षेत्र विशेष के ज्ञान प्राप्ति की ओर मोड़ सकता है अथवा उससे दूर ले जा सकता है। नंबर 6 है मनोवैज्ञानिक कारक। यानी मनोवैज्ञानिक कारक क्या है? बहुत से मनोवैज्ञानिक कारण जैसे बुद्धि क्षमता, बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व और अभिक्षमता बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यानी मनोवैज्ञानिक जो कारक है, बहुत से मनोवैज्ञानिक कारण जैसे बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व और अभिक्षमता बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। बच्चा अपने विषय में क्या सोचता है, यह भी उसके अधिगम को प्रभावित करता है। यदि वह अपने विषय में ये सोचता है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता है, तो सामान्यतः उसकी अधिगम प्रक्रिया में कोई रुचि नहीं होती। बच्चा उन विषयों को अधिक ध्यानपूर्वक सीखता है जिनमें उसकी रुचि होती है। दूसरा कारक है सामाजिक संवेगात्मक कारक। अब सामाजिक संवेगात्मक कारक क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। बच्चे का परिवार भी उसके अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि बच्चे का परिवार भी उसके अधिगम को प्रभावित करता है। बच्चों का पालन पोषण करने का ढंग, पुरस्कार और दंड, विभिन्न कार्यों से स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की सीमा, पारिवारिक कारक जैसे खेलने और पढ़ने की सुविधाएं, माता पिता की आकांक्षा, पारिवारिक विघटन और आपसी मनमुटाव, लड़के लड़कियों के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार, परिवार में बच्चे की स्थिति जैसे बच्चा परिवार में सबसे बड़ी संतान है, छोटा है या इकलौता है, ये सभी ऐसे तत्व हैं जो निश्चित रूप से अधिगम को प्रभावित करते हैं। मूल अभिप्रेरणा चाहे कुछ भी रही हो, अशांत पारिवारिक पृष्ठभूमि से परेशानी बच्चे में सोचने से संबंधित कठिनाइयां पैदा करती है। परिणाम स्वरूप वह दीवा स्वप्न देखने लगता है तथा कोई भी कार्य ध्यानपूर्वक नहीं कर पाता। कामकाजी महिलाओं के भी अनुभव है कि पति से मनमुटाव के कारण वे बच्चे से न केवल शारीरिक रूप से वरन संवेगात्मक रूप से भी दूर हो जाती हैं। ऐसे परिवारों के बच्चे सामान्यतः अंतर्मुखी एवं लापरवाह हो जाते हैं। तीसरा कारक है अध्यापक से संबंधित कारक। क्या है तीसरा कारक? अध्यापक से संबंधित कारक। अध्यापक से संबंधित कारक निम्न है। नंबर 1, शिक्षक के गुण। अध्यापक अपने विद्यार्थियों के लिए आदर्श होते हैं, अतः अधिगम अर्जन के स्तर और शिक्षण की गुणवत्ता में अध्यापक के व्यक्तित्व एवं उसके व्यवहार की काफ़ी सशक्त भूमिका रहती है। अधिगम की क्रिया को संपन्न कराने में शिक्षक के गुणों का अत्यधिक महत्व है। नंबर 2, विषय ज्ञान। यानी वहाँ अध्यापक जिसका अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होता है तथा जो अपनी कक्षा में पूरी तैयारी के साथ जाता है, वहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के वांछित परिणाम लाने में सफल होता है। नंबर 3 है शिक्षण कला एवं कौशल। यदि शिक्षक अपनी बात भली भांति नहीं समझा पाता या नीरस ढंग से पढ़ाता है तो बच्चे का अधिगम प्रभावित होता है। वह बच्चे पढ़ाई में रुचि छोड़ देते हैं। अतः अपने विषय का ज्ञाता और उस पर अच्छा अधिकार होने के साथ साथ एक अध्यापक को शिक्षण और अधिगम के क्षेत्र में सफलता हेतु शिक्षण की कला एवं कौशलों में भी पारंगत होना चाहिए। विषय की विद्वता शिक्षक तक ही सीमित रह जाती है, विद्यार्थियों तक प्रेषित और प्रभावित नहीं हो पाती है।
नंबर 4, अध्यापक का मानसिक एवं स्वास्थ्य एवं समायोजन स्तर, यानी भली भांति समायोजित और मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक अध्यापन और विद्यार्थियों के लिए वरदान सिद्ध होते हैं। उनके विद्यार्थियों का अधिगम स्तर उच्च होता है। नंबर 5 है, अध्यापक द्वारा कक्षा में स्थापित अनुशासन एवं अंतः क्रिया का स्तर। जो अध्यापक कक्षा शिक्षण एवं कार्य परिस्थितियों में जनतंत्रात्मक एवं प्रेरणादायक नेतृत्व प्रदान कर उचित अनुशासन स्थापित कर सकने तथा बालक को अंतःक्रिया के समुचित अवसर प्रदान कर पाने में सफल होते हैं, उनका योगदान अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया में सदैव ही श्रेष्ठ होता है। चौथा है, विषय वस्तु से संबंधित कारक। विषय वस्तु से संबंधित कारक, विषय वस्तु यानी विषय वस्तु भी अच्छी होना चाहिए। विषय वस्तु का अध्यापन शिक्षण द्वारा होता है। उसी को केंद्र बिंदु बनाकर वह अपनी पाठ योजना तैयार करता है तथा उसी के माध्यम से वह निर्धारित अनुदेशनात्मक या शिक्षक उद्देश्यों की प्राप्ति का रास्ता तय करता है। ये कारक निम्न है। नंबर 1, विषय वस्तु की प्रकृति। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर इसमें प्रयुक्त विषय वस्तु तथा अधिगम अनुभव की प्रकृति का काफी प्रभाव पड़ता है। इनकी प्रकृति औपचारिक है या अनौपचारिक, प्रासंगिक है या संगठित, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष, स्थूल है या सूक्ष्म, ज्ञान प्रदान करने वाली है आदि। इसी प्रकार की सभी बातें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया और उसके परिणामों को अपेक्षित ढंग से प्रभावित करते हैं। नंबर 2, विषय वस्तु का चयन। बालकों की आयु, उनके मानसिक स्तर तथा अन्य सभी प्रकार की योग्यताओं और क्षमताओं तथा शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विषय वस्तु का चयन अधिगम को प्रभावित करता है और उसे सफल बनाता है। तीसरा है, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों का आयोजन। पाठ्य वस्तु के उचित एवं प्रभावपूर्ण आयोजन पर अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया की सफलता काफ़ी सीमा तक निर्भर करती है। जब तक चयनित विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों को मनोवैज्ञानिक तथा तार्किक क्रम में ठीक तरह आयोजित नहीं किया जाता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सही दिशा और दशा नहीं मिल पाती। आयोजन और संगठन जितना उचित होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षण अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति उतनी ही सहज और प्रभावपूर्ण ढंग से हो सकेगी। नंबर 5 है, प्रक्रिया से संबंधित कारक। नंबर 1, प्रक्रिया से संबंधित कारक में अधिगम अनुभव को ग्रहण करने के तरीके। पहला है इसमें अधिगम अनुभव को ग्रहण करने के तरीके। तो अधिगम प्रक्रिया की सफलता बहुत कुछ सीमा तक इस बात पर निर्भर करती है कि अधिगम अनुभव को विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार की शिक्षण अधिगम विधियों व तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। ये विधियां नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करने वाली तथा समवाय सिद्धांत यानी कोरिलेशन थ्योरी का पालन करने वाली होनी चाहिए। पढ़ने पढ़ाने में अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होना चाहिए, है ना। नंबर 2, उपयुक्त प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन की व्यवस्था। अधिगम के कार्य में सफलता अधिगम के दौरान दी गई उपयुक्त प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन पर भी निर्भर करती हैं। अतः जहां अधिगम अनुभव इस प्रकार की सुविधा, इस प्रकार की विधियां, तकनीक तथा उपायों को जो कुछ भी वहाँ सीख रहे हैं, इस समय पर उचित प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन मिलता रहे तो सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। नंबर 3, अधिगम की मनोवैज्ञानिक विधियां और तकनीक। सीखने के लिए प्रयुक्त विधियां तथा तकनीक जितनी अधिक मनोवैज्ञानिक एवं उपयुक्त होगी, अधिगम कार्य में उतनी ही सफलता विद्यार्थी को मिल सकेगी। नंबर 4, शिक्षण
अधिगम, वातावरण एवं संसाधन। अधिगम विधियां और तकनीकों के अतिरिक्त शिक्षण अधिगम के समय उपलब्ध परिस्थितियों के वातावरण तथा संसाधनों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और उसके परिणामों को उपयुक्त तथा अनुपयुक्त दिशा प्रदान करने में बहुत बड़ा हाथ रहता है। अधिगम में सहायक आवश्यक साज सज्जा, अधिगम सामग्री और सुविधाएं जैसे पाठ्य पुस्तक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला संबंधी सुविधाएं, गृह कार्य करने के लिए आवश्यक समय और सुविधाएं अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित बनाती हैं। इस प्रकार की वातावरण जन्य परिस्थितियां निम्न प्रकार की हो सकती है, जैसे कि सीखने के समय उचित रूप से बैठने, खड़े होने तथा कार्य करने की व्यवस्था, और पूर्ण शांति एवं कोलाहल शून्य वातावरण, ध्यान में विघ्न डालने वाली सभी संभावित बातों पर उचित नियंत्रण, अध्यापक का जनतंत्रात्मक निष्पक्ष एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार, स्वस्थ व सहयोगपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अवसर, विषय वस्तु को संगठित रूप में प्रस्तुत करना चाहिए जिससे अधिगम अच्छी प्रकार से होता है। नंबर 6, अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए व ज्ञानात्मक व संवेगात्मक रूप से तत्पर रहना चाहिए। ये सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। नंबर 8, छात्रों के समक्ष पूर्ण समस्या का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, ना कि एक अंश का। नंबर 9, उद्देश्य स्पष्ट होने पर ही अंतर्दृष्टि का विकास होता है। नंबर 10, ये बालकों को स्वयं खोजकर ज्ञान का अर्जन करने हेतु प्रोत्साहित करती हैं, है ना। यानी प्रक्रिया से संबंधित कारक, है ना। तो हमने ये कारक समझिए, कितने प्रकार के कारक है अधिगम से संबंधित, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? 5 कारक है। नंबर 1 कौन सा कारक है? तो पहला कारक है अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, है ना। पहला कारक कौन सा है? विद्यार्थी या अधिगमकर्ता से संबंधित कारक। और दूसरा कारक कौन सा है? दूसरा कारक है सामाजिक संवेगात्मक कारक। और तीसरा कारक कौन सा है? अध्यापक से संबंधित कारक। और चौथा है विषय वस्तु से संबंधित कारक। और 5वां है प्रक्रिया से संबंधित कारक। यानी मेन जो है वो 5 प्रकार के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। 5 प्रकार के कारक होते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले, ठीक है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आपको याद होना चाहिए, है ना। और ये एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए, इनको बार बार पढ़िए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा अगला वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।